नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के द हिंदू एडिटोरियल सीरीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर वाकई में एक गंभीर विषय पर है। आप सबको तो पता ही है कि कोरोना अपने चरम सीमा पर आ चुका है। अब तो थर्ड फेज भी शुरू होने जा रहा है और थर्ड फेज शुरू होने के साथ साथ कम्युनिटी स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ता है। कल ही रात को मैं टीवी देख रहा था जिसमें डब्ल्यूएचओ के चीफ टेड्रस एधनम साहब ने ये साफ साफ कहा कि अक्टूबर मंथ में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। भारत, ब्राजील, अमेरिका, इजराइल इस तरह की कंट्रीज को खतरा सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड बहुत तेजी से फैलेगा। इजराइल ने तो लॉकडाउन वापस लगाने का निर्णय ले लिया है। इजराइल की अर्थव्यवस्था काफी चरमरा गई है। अमेरिका का हाल कितना बुरा है आप सब जानते ही हैं। भारत में एक बहुत पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बनी हुई है। भारत में लोगों ने कोरोना को सीरियसली लेना जैसे बंद कर दिया है। मैं अगर अपना द हिंदू का लेक्चर भी कोरोना वायरस पे लेना चाहता हूं तो मुझे कई बार यह सोचना पड़ता है कि स्टूडेंट्स कोरोना के बारे में अब और कुछ जानने के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं है। एंड व्हाट आई हैव सीन इज जैसे कोरोना एक बासी पुरानी खबर बन के रह गई है सबके लिए, जबकि ऐसा नहीं है। भारत में अभी भी 86 टू 90,000 केसेस पर डे आ रहे हैं, पर डे मिलियंस में केसेस हो चुके हैं। कोरोना कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको दो तीन बहुत 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 कड़वे सच में आज बता देता हूं। यहां से भारत में अब मौत का आंकड़ा बढ़ेगा क्योंकि ये कम्युनिटी स्प्रेड में फैल रहा है। दूसरी बात, सरकार प्रशासन के पास दोबारा लॉकडाउन लगाने का कोई कड़ा निर्णय लेना बहुत घातक हो सकता है क्योंकि इससे देश की इकोनॉमी में और भट्टा बैठ जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि केसेस इतने ज्यादा है, हमारी पूरी मेडिकल व्यवस्था चरमरा गई है। हर जगह आप जाओ बस लोग बिखरे पड़े हुए हैं, ये हाल है। रिकवरी रेट कितना भी अच्छा हो, लोग कोरोना होने के बावजूद कितने भी जल्दी रिकवर कर रहे हो, ये बात सच है कि कोरोना का डर बना हुआ है। और रिकवरी रेट अच्छा होने के बावजूद दोबारा कोरोना कभी नहीं होगा ऐसा खतरा नहीं है। ऐसा खतरा बना ही रहेगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा हम कह ही नहीं सकते। ये सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से निकलने के लिए अब ऐसा लग रहा है कि सालों लग जाएंगे। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन आएगी अगले साल मई, जून या जुलाई तक। आप ठीक से सुन लीजिए, अगले साल मई, जून या जुलाई तक वैक्सीन आएगी। यानी देखा जाए तो यहां से करीबन करीबन एक साल और है। और एक साल बाद वैक्सीन आएगी तो आप उन वीआईपी लोगों में से नहीं, मैं उन वीआईपी लोगों में से नहीं जिनको सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन मिलने वाली है, नॉट एट ऑल। उस वैक्सीन को भारत जैसे देश में 140 करोड़ जनसंख्या में फैलाने के लिए कम से कम 2 साल लगेंगे। तो हमारा नंबर 2022 तक आ पाएगा या 2023 में आएगा। बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमीर कंट्रीज जैसे कि स्विट्जरलैंड, जैसे कि कनाडा, इस तरह की कंट्रीज ने पहले से ही वैक्सीन के लिए नंबर लगा के रखा है। जैसे ही ऑक्सफोर्ड में वैक्सीन बन जाएगी, ये सारी कंट्रीज अपने देश के लिए वैक्सीन का सबसे पावरफुल डोज और सबसे ज्यादा लॉट में वैक्सीन ले लेंगे। एक एक व्यक्ति को 5-5 डोज दिए जा सके, इतनी वैक्सीन कनाडा खरीदने की तैयारी कर रहा है। यानी कनाडा की पॉपुलेशन अगर 100 है तो कनाडा 500 वैक्सीन खरीद के बैठा हुआ है या खरीदने वाला है। इस तरह की हालत है। और एक हमारा देश है जहां पर 140 करोड़ की जनसंख्या में ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जितनी जनसंख्या है उतनी वैक्सीन भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आने वाला समय इस हिसाब से अगर हम देखें तो वाकई में बहुत गंभीर होने वाला है। आपको पता है, अब एक बात चल रही है कि कोरोना एरा आ चुका है। कोरोना एरा, इस एरा का मतलब है कि एक पूरा कंप्लीट सीरीज ऑफ ईयर्स जिसमें कई साल कोरोना चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसके पहले स्पेनिश फ्लू भी ऐसे ही आया था दुनिया में, और उस स्पेनिश फ्लू के तुरंत बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद और ऐसी एक बीमारी आई थी जिसके वजह से डिप्रेशन हुआ और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय तो हम ब्रिटिश के कब्जे में थे, हमारी मर्जी तो चलती ही नहीं थी। भारत के जितने सोल्जर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने गए थे वो वहां से वो बीमारी लेकर आए और गांवों में फैला दी, और भारत में 15 से 17 मिलियन लोग मारे गए थे, ये आप जानते हैं। अगर यही हाल रहा तो अर्थव्यवस्था छोड़ो, जान की भी कीमत ऐसी रहेगी कि आपको हर जगह बस मौत ही मौत सुनाई देगी। अब एक ऐसा दौर आ गया है जब हम हमारे नजदीकी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कोरोना से पीड़ित देखने लगे हैं, सुनने लगे हैं। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर अपील है कि कोरोना को लेकर अब सीरियस रहना सीखिए। कोरोना को लेकर यहां से आगे अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको जान प्यारी है, तो आप कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाइए। लोग सड़क पे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन इससे कोरोना वापस जाएगा नहीं, और जब तक वैक्सीन आएगी, भगवान न करे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज का आर्टिकल आपको यह समझाने के लिए है कि किस तरह भारत का ये साइलेंस एक बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। भारत के आंकड़ों के साथ साथ सरकार जिस तरीके से चीजों को दोहरे तरीके से समझा रही है, दूसरे तरीके से सामने ला रही है, असली सच्चाई बता नहीं रही है, ये कितना गंभीर हो सकता है। तो आइए देखते हैं आज के आर्टिकल में असल में क्या है। इंडियाज ग्रेट साइलेंस इज द लाउडेस्ट साउंड। इंडिया का जो परम शांति वाला जो एक पार्ट है, सबसे बड़ी चुप्पी साधने वाला जो पार्ट है, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी आवाज कहीं ना बन जाए, राइट। और इंडिया का ग्रेट साइलेंस ही बहुत कुछ समझा रहा है। गोपाल कृष्ण गांधी आज के हमारे ऑथर हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, क्या हो गया आज बच्चा खेल नहीं रहा है, आज एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, तो जरूर कुछ हुआ है, स्कूल में टीचर ने कुछ बोला होगा, दोस्तों से झगड़ा हुआ होगा, हम ये बात करते हैं। ये लेखक बराबर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया एकदम चुप दिखाई दे रहा है, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और वाकई में गड़बड़ तो है ही, आंकड़े झूठ नहीं बोलते ना। Citizens must unceasingly demand that they be enabled to know the facts of the crisis authoritatively. आज के सेशन में मैं आपको वोकैबलरी बिल्कुल अलग से बताऊंगा, और वोकैबलरी के लिए मैंने आपके लिए स्पेशल स्लाइड्स भी बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो आप अपनी नोटबुक रेडी रखिए और हर चीज को लिखते चलिए। आज के सेशन को प्लीज प्लीज पूरे तरीके से सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये अब हमारे करियर नहीं, ये हमारे जान पर आ चुका है, राइट। हाँ, अनसीजिंगली इस शब्द का मतलब होता है जब किसी चीज को आप छुपा के ना रख सको, बांध के ना रख सको। तो कहने का मतलब यह है कि अनसीजिंगली डिमांड दैट दे बी इनेबल टू नो द फैक्ट ऑफ द क्राइसिस अथॉरिटेटिवली, यानी भारत के नागरिकों को ये पूरा हक है कि वो हर एक जानकारी कोरोना के बारे में जाने, इस देश में चल रहे संकट के बारे में हर बात जाने, ताकि हमें सच्चाई का पता हो और ताकि हम अपने आप को समय रहते संभाल सके। सरकार, मीडिया, इन लोगों को तो फुर्सत ही नहीं है। देखते हैं। Host of the Spanish flu 1918-1920, the four great recessions of 1958, 66, 73 and 80, and the Sino-Indian conflict 1962 have come together as one torment to plague India. एक जमाने में स्पेनिश फ्लू फैल गया था 1918 से 1920 के बीच में, और उसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा था, और उसी विश्व युद्ध में भारत के सोल्जर यूरोप में लड़ने के लिए गए थे और उनको वो फ्लू हो गया था, और उसके बाद वो वापस इंडिया आ गए, अपने गांव में चले गए और गांव में ये पूरा फ्लू फैला दिया था, जिसके वजह से काफी सारे लोग इंडिया में भी मारे गए थे। ब्रिटिश काल की बात बता रहा हूं, ये सच है। उसके बाद रिसेशन आया 1958, 1966, 1973, 1980 के दौर में, और उसी बीच में सिनो इंडिया यानी इंडिया चाइना की लड़ाई हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1962 में। इन सारी चीजों ने भारत के ऊपर एक जबरदस्त कहर ढाया था, उसको बोला जा रहा है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट शब्द का मतलब होता है मेंटल और फिजिकली जो आपको तकलीफ होती है वो,
ओके, टू प्लेग इंडिया, टू प्लेग, हालांकि प्लेग का मतलब एक बीमारी होता है, लेकिन यहां प्लेग का मतलब है कि इंडिया को कमजोर करने के लिए ये सब चीजें एक साथ हो गई थी, राइट। एंड नो वन रियली नोज हाउ टू हैंडल दिस मल्टी हेडेड स्प्राइट, मल्टी हेडेड स्प्राइट। देखो स्प्राइट का मतलब क्या होता है, एक सुपर नेचुरल पावर, जैसे आप समझ लीजिए कि आसमान से कोई परी आ गई है, ओके, आप छू नहीं सकते, आप पल भर में वो बिखर जाएगा, जैसे कोई एक घोस्ट, कोई एक आत्मा, इस तरह से, राइट, उसको हम कहते हैं स्प्राइट। तो मल्टी हेडेड स्प्राइट का मतलब ये है कि अलग अलग सर वाला रावण की तरह ऐसा एक सुपर नेचुरल डिजास्टर आज हमारे सामने आ गया है। एक सर जिसमें ये है कि कोरोना, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा लो जीडीपी, चौथा उसमें और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पांचवा इंडिया चाइना का युद्ध, छठवां इंडिया पाकिस्तान का क्राइसिस। तो सारे प्रॉब्लम एक साथ आ गए हैं और इसके वजह से कहीं हम समय रहते संभल ना पाए तो हम टूटने लगेंगे। नो रीजन एक्सप्लेनेशन। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिए। वी हैव नो वन इन पब्लिक ऑफिस टेलिंग अस व्हाट इज व्हाट कन्विंसिंगली अथॉरिटेटिवली इन द एपिडेमिक। दोस्तों एपिडेमिक शब्द का मतलब मैं पहले समझा देता हूं तो आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आएगा। एक होता है पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है विश्व महामारी, यानी जो पूरे दुनिया में फैल गई है। और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी जो एक लिमिटेड एरिया में फैली हुई है। तो एपिडेमिक ये बात कर रहा है इंडिया की, इसीलिए ये बार बार एपिडेमिक एपिडेमिक वर्ड यूज कर रहा है, राइट, ये समझ में आया आपको। We have no one in public office telling us what is what convincingly, authoritatively on the epidemic. हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, सरकारी डिपार्टमेंट, जो आज की तारीख में हमको एग्जैक्टली बता पाए कि अरे भैया इस कोरोना में चल क्या रहा है। आप दिखाते कुछ और हो, टीवी चालू करो तो रिया चक्रवर्ती, टीवी चालू करो तो इंडिया चाइना की लड़ाई, टीवी चालू करो तो सब फालतू की चीजें चालू हैं, और दूसरी तरफ है कि कोरोना से इतने लोग चपेट में आ रहे हैं, कोई उसके ऊपर बात तक करने को तैयार नहीं है। We know that India has, as virologist T. Jacob John tells us, surpassed Brazil and the United States to earn the sad distinction of having the fastest growing novel coronavirus case load in the world. जैसा कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं भारत के टी जैकब जॉन, ये एक्चुअली में द हिंदू के लिए एडिटोरियल लिखते हैं, मैंने इनके कुछ एडिटोरियल कवर भी किए अपने सेशन में। इन्होंने ये कहा था कि भारत ब्राजील और यूनाइटेड स्टेट्स के भी आगे निकल जाएगा एक दिन नोवेल कोरोना वायरस के केसेस में। तो ऐसा लग रहा है कि वो वक्त आ गया है, क्योंकि ब्राजील को तो पीछे छोड़ ही दिया, अब बच गया अमेरिका। अमेरिका से अगर हम मौत के आंकड़ों में आगे निकल गए तब दुनिया में सबसे ज्यादा बर्बादी भारत में आ सकती है। और सच ये है कि बर्बादी के लिए 60, 70, 80 दिन लग जाते हैं, जो कि हो चुके हैं। और अब थर्ड फेज आ गया है जहां पर कोरोना कम्युनिटी में बहुत तेजी से फैलता है। इस बात को याद रखना, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आपकी लापरवाही किसी की जान ले सकती है। आप यंग हैं, आपको कुछ होगा तो भी आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप जाने अनजाने में ऐसे लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिनकी जिंदगी आपकी वजह से जा सकती है। इसीलिए प्लीज 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 हो सके तो अपने आप को सुरक्षित रखिए। कोरोना 6 महीने से चल रहा है, मैं घर बैठे बैठे बोर हो गया। अरे इनफ ऑफ कोरोना यार, अब कब तक घर पे बैठे रहेंगे। आपकी ये हरकत और आपकी ये सोच कहीं ना कहीं किसी के लिए जानलेवा बन सकती है, याद रखना मेरी बात। एंड दैट इंडिया हैज ब्रोकन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन द डेली न्यूज केस टोटल्स। रोज निकलने वाले केसेस में आज दुनिया में सबसे ज्यादा मामले कहां आ रहे हैं? भारत में। भारत में रोज कितने मामले आ रहे हैं? लगभग 80,000 से 90,000। कैन यू इमेजिन, दिस इज शेमफुल। 80 से 90,000 रोज। मैं हिंदुस्तान टाइम्स ओपन करता हूं और सबसे पहले यही न्यूज आती है और बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है सवेरे सवेरे। यही न्यूज रहती है कि टोटल कितने केसेस आए, 80,000, 90,000, रिकॉर्ड टूट रहा है, 1 लाख, ये चल रहा है एवरेज। But there is so much we need to know about the details and to know about them authoritatively from official government sources, right? लेकिन कोरोना के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें सरकार की तरफ से पता चलना चाहिए, सरकारी सोर्सेस से पता चलना चाहिए, जिसका पब्लिक को पूरा हक है। Is community transmission happening? If it is, then is the nation to expect testing, beds and ventilators to match the need? Are we going to be asked to self-diagnose?
ट्रीट एंड डील विद द वायरसेस फ्रॉम आवर होम्स। देखो कितने सारे सवाल हैं। आज लोगों को ये बताना जरूरी है कि क्या कम्युनिटी में, कम्युनिटी मतलब समाज में, ये ट्रांसमिशन बहुत तेजी से फैल रहा है। फैल रहा है तो फैलने की रफ्तार कैसी है, हमारे देश में इसकी टेस्टिंग कितनी होनी चाहिए, बेड्स कितने हैं हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर्स कितने हैं, जरूरत पड़ी तो हमारा डायग्नोसिस कौन करेगा, क्या हमें सेल्फ डायग्नोस करना पड़ेगा, क्या हमें घर बैठे बैठे ही कोरोना से लड़ना पड़ेगा, बीमारी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे। इन सारी चीजों के बारे में अब सरकार के तरफ से बातें सामने आनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों इस मामले में मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे जितना पता है ये सारी बातें सरकार ने बताई है, हर राज्य सरकार ने बताई है, केंद्र सरकार ने बताई है। तो कोरोना को लेकर जो जागरूकता फैलानी चाहिए थी वो जागरूकता तो काफी हद तक फैलाई गई है। Is the virus now migrating from the smitten cities to our villages? Smitten cities, smitten का मतलब क्या होता है, deeply affected, struck by strong feeling। Okay, स्मिटन का मतलब होता है दोस्तों डीपली अफेक्टेड। डीपली अफेक्टेड यानी जो हमारे शहर है जहां पर ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल चुका है, अब ऐसा लग रहा है कि वहां से निकल के ये गांव तक भी चला जाएगा। इफ यस, डज रूरल इंडिया नो what is going to descend on it? What is going to descend on it? What do you mean by descend? Descend का मतलब होता है उनके ऊपर क्या कहर आने वाला है, या फिर और वो कितना गड्ढे में जाने वाले हैं। क्या भारत के रूरल एरिया को आज ये पता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा संकट आ सकता है, ये बोलने की कोशिश की गई है। Are India's villages prepared, even remotely prepared in terms of health centers, equipment to meet the challenges? What is the thinking? There has to be one behind unlocking at the height of the rising curve of infections. This there has to be a reasoned explanation। कहने का मतलब ये है कि क्या गांव के लोग तैयार हैं अगर कोरोना वायरस उन तक फैल गया तो? क्या उनके पास इक्विपमेंट्स है, क्या उनके पास कोरोना वायरस के लॉकडाउन और अनलॉक से निकलने की सारी प्रक्रिया के साथ तैयारी है? अगर नहीं है तो सरकार प्रशासन की जवाबदारी है कि उनको बताया जाए, और जो कि गवर्नमेंट ठीक से नहीं कर रही है। समझ में आया आपको, ये बोलने की कोशिश है। आगे पढ़िए दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आखिरी तक बने रहिएगा, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको समझने को मिलेंगी। आपको ट्रस्ट मी, आरसी का पैसेज इस साल जंबल पैरा या फिर ऐसे राइटिंग कुछ भी हो इसी तरह के विषय पर आने वाला है, इसीलिए इस तरह के टॉपिक्स को प्लीज आप हजम करना सीखिए। Likewise, we do not know authoritatively the scale of the impact of our crippling contraction on salaried jobs and non-salaried livelihoods। हमें ये भी नहीं पता कि सैलरीड लोगों पे अभी तक इसका कितना असर हुआ है, नॉन सैलरीड लोगों पे इसका कितना बुरा असर हुआ है। We do not know what farmers and agricultural labor are going to do with what has been harvested if the country's purchasing power has dwindled। कहने का मतलब ये है कि फार्मर्स और एग्रीकल्चर लेबर पे इसका कितना बुरा असर पड़ा है, और क्योंकि भारत में 60% एग्रीकल्चर वर्ग है, तो ऐसे में होगा ये कि इन लोगों की परचेसिंग पावर दिन ब दिन खत्म होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और वो परचेसिंग पावर अगर कम हो गई तो इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन तो बिल्कुल होना ही है। तो ड्विंडल का मतलब होता है दिन ब दिन कमजोर होते चले जाना। मैं बराबर वोकैबुलरी के वर्ड्स आपको बताते जा रहा हूं, आप प्लीज हो सके तो इसको नोटबुक में नोट करते चलिए। ड्विंडल का मतलब क्या बताया मैंने, दिन ब दिन किसी चीज का कमजोर पड़ते जाना, टू गेट वीकन डे बाय डे, एंड इट्स एक्सपोर्ट्स have been hit। Will we see the cruel irony of our godowns being full and stomachs empty? Our cities and towns are getting our milk supplies all right, but do we know if the dairy providers is getting paid fairly? There is no financial mastermind in government to educate us credibly about this। कितनी अच्छी बात है, एक दृष्टिकोण दिया है, एक एंगल दिया है ऑथर ने। वो ये बोल रहे हैं कि आज दूध की सप्लाई हर गांव हर शहर में बदस्तूर चालू है। अच्छे से कोरोना के समय भी दूध के पैकेट तो मिल ही रहे थे, लेकिन क्या कभी ने सोचा कि ये जो डेयरी प्रोवाइडर हैं, जो डेयरी फार्मर्स हैं, उन लोगों को बराबर पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और उन लोगों का कोरोना में क्या हाल हो रहा होगा उसके बारे में कोई किसी को अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए टॉपिक का नाम ये है कि इंडिया का साइलेंस,
यानी अलग अलग जगह पर लोग अभी भी पीड़ित हैं। फार्मर्स पीड़ित हैं, डेयरी फार्मर्स पीड़ित हैं, सैलरी वाले पीड़ित हैं, नॉन सैलरी वाले पीड़ित हैं, बुजुर्ग पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, यहाँ तक कि माइग्रेंट वर्कर्स और लेबर्स का तो हाल बुरा है, लेकिन सब अभी फिलहाल चुप हैं। एक अलग ही पिक्चर दिखाई जा रही है। ये अपने आप में बहुत डेंजरस है। ये आर्टिकल का बेसिक मतलब है। आगे देखिए। But way more important, while there are many commentators, there is no social philosopher of the preeminence among us, the people of India, to connect the dots of this medico-economic ecological crisis. बाप रे, ये नाम देखो कितना अच्छा नाम दिया है, मेडिको इकोनॉमिक इकोलॉजिकल क्राइसिस। कोरोना का नाम दिया है मेडिको इकोनॉमिक इकोलॉजिकल क्राइसिस। ये नाम जरूर आप किसी जीडी इंटरव्यू में बोलना। मेडिको क्योंकि मेडिकल क्राइसिस हो रहे हैं, इकोनॉमिक क्योंकि आर्थिक क्राइसिस हो रहे हैं, इकोलॉजिकल क्योंकि इससे पूरी की पूरी पर्यावरण की चेन टूटती जा रही है, इंसान मरता ही चला जा रहा है, कब तक चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और क्राइसिस का मतलब संकट। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले इस भीषण संकट से निकलने के लिए हमारे पास किसी भी तरीके से ऐसा कोई नहीं है जो इसकी आज की परिस्थिति हमको समझा सके and help us look behind it to see its global causes. There is no one to tell us with the voice of thunder as the tale Anil Agrawal would have that it is the loot of both natural and human resources for the rank profit of monopolies that has wrought and is deepening this pandemic. अनिल अग्रवाल नाम के एक बहुत बड़े पर्यावरणविद थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे। उन्होंने एक बार एक बात बोली थी कि इंसान अपने लालच के लिए प्रकृति से इतना कुछ छीनता जा रहा है, इतना कुछ छीनता जा रहा है कि धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा जब इसका कहर हम पे बहुत बुरा पड़ेगा। और इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग अचानक से मतलब इसकी चपेट में आ जाएंगे। तो आज वो बात सही होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं वो दिन देखने को मिल रहा है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन समय रहते इंसान को अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। एक बात तो तय है दोस्तों, जिस दिन कोरोना ठीक हो जाएगा, लोग सड़कों पर बिल्कुल फ्रीली पूरे आत्मविश्वास से घूमने लगेंगे, तब आप कम से कम जानवरों को परेशान मत करना, तब आप कम से कम पर्यावरण में प्रदूषण मत फैलाना, तब आप कम से कम सड़क पर चलने की, थूकने की, कचरा फेंकने की, प्लास्टिक के टुकड़े डालने की, इन सब चीजों की बदतमीजियों से बचना। क्योंकि ये पृथ्वी इकलौता ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे, पृथ्वी हमारी कोई कदर नहीं करने वाली है। ये वाकई में बहुत बड़ा सच है। The crisis has hit everyone, the government included from the blue, and everyone, the government more than anyone else, is learning and unlearning lesson day by the day. कहने का मतलब ये है कि ये संकट ने हर किसी को अभी तक परेशान किया, ये संकट ने सरकारों को चपेटे में ले लिया, इसमें हर कोई धीरे धीरे धंसता जा रहा है, हर कोई कुछ नई नई चीजें सीखता जा रहा है, पुरानी चीजों को अनलर्न करने की कोशिश कर रहा है। कहने का मतलब ये कि एक जमाना था कि हमें कोरोना, हमें मतलब जब कोरोना के बारे में मालूम नहीं था, तब हम शिष्टाचार के नाते लोगों से हाथ मिलाते थे, लोगों से हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे। आज हमने एक नई चीज सीखी है कि भैया दूर से नमस्ते, किसी के पास कोरोना होगा मेरे को ना लग जाए। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस बुरे दौर में हम बहुत सी नई नई चीजें सीखते जा रहे हैं दिन ब दिन, बट द नॉलेज डिफिसिट अराउंड इज हॉलोइंग अस आउट। लेकिन जो ज्ञान मतलब हर तरीके से जो हमें पता नहीं है कोरोना के आने वाले असर कितने बुरे होंगे, वो दिन ब दिन हमें डरा भी रहा है और खोखला करता जा रहा है। आज मैं आप सबको पूछता हूं, आप मुझे दिल से बताना, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने पेरेंट्स की, अपने बुजुर्गों की, या फिर अपने घर में छोटे बच्चों की चिंता नहीं हो रही है रोज की मौतें और रोज के केसेस देखकर। मुझे नहीं लगता कि कोई एक भी ऐसा बेवकूफ है। अब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनने में आ रहे हैं कि रिश्तेदारी में दो लोग मर गए, पड़ोस का एक व्यक्ति मर गया कोरोना से, कोई एक फैमिली थी, पूरी फैमिली के 5 मेंबर 6 मेंबर, उसमें से 4 खत्म हो गए अचानक से। अब इस तरह की खबरें सुनने में आ रही है और ये बहुत आम हो गई है। स्वाभाविक सी बात है कि आज के डेट में हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि आने वाले दिन में ये कोरोना किस लेवल तक जाएगा और कब तक ऐसे ही चलता चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा।
हम बिजी है सारी ही दूसरी बातें करने में सिवाय कोरोना के, जो कि इस समय एक बहुत बड़ा काल बन के हमारे सर पे मंडरा रहा है। ये है असल में प्रॉब्लम, और इसका ज्ञान ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। ओके, मैं आपको अपना ही एग्जांपल बता रहा हूं। कुछ दिन पहले की बात है, अचानक से स्मेल और टेस्ट आना बंद हो गया था। मैं कोई भी चीज खाता था और उसकी स्मेल मुझे नहीं आती थी। कोई भी चीज जब मैं खा रहा हूं उसका टेस्ट मुझे पता नहीं चलता था। घर में अगर मान लो अगरबत्तियां जलाई है तो उसकी कोई स्मेल मुझे नहीं आती थी, खाना बन रहा है उसकी स्मेल नहीं आती थी। WHO की गाइडलाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल ये एक बहुत बड़ा लक्षण है कोरोना का। मुझे अचानक से वो बात याद आ गई। मुझे लगा कि हे भगवान, अब ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोरोना। तुरंत मैं भागा और अपना टेस्ट करा के आया। टेस्ट नेगेटिव निकला। मैंने रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराया, उसमें यकीन नहीं हुआ। RT-PCR कराया, जब दोनों नेगेटिव आए तब कहीं मुझे तसल्ली हुई कि हाँ, कहीं ना कहीं ये एक स्वाभाविक नेचुरल फिनोमिना है, मौसम में बदलाव के वजह से हुआ है, लेकिन इट्स नॉट कोरोना। हम अगर जागरूक नहीं रहेंगे, हम अगर चीजों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं है। हम एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहे हैं, हमको ये समझना पड़ेगा। Very curiously, there are numerous theories on when the vaccine will come. हाँ, हर कोई अब वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। I have heard 6 to 12 months। देखिए, मैं जो बोल रहा था वही बता रहे हैं। 6 से 12 महीने लगने वाले वैक्सीन के लिए, यानी कितने, यहां से करीबन 1 साल। The latest is 5 years to cover 1.3 billion। The new CE यानी कोरोना एरा हैज बिकम द एरा ऑफ गेसेस। यस, दुनिया में मतलब टोटल तो ऐसे 7.2 बिलियन की पॉपुलेशन है। भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 1.3 बिलियन, यानी 130 करोड़, 140 करोड़ मान लेते हैं हम। वैक्सीन कब आने वाली है? अगले साल। उसके बाद 140 करोड़ को देने के लिए, सबको वो वैक्सीन पिलाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 साल, यानी 2028, 2025, 26 तक का कार्यक्रम है ये पूरा का पूरा। अब ऐसे में हम अपने आप को अगर सेफ नहीं रखेंगे, सिक्योर नहीं रखेंगे, तो हम चाहते क्या हैं? हम भी बिल्कुल एक यानी हर चीज को हार कर, हिम्मत हार कर बस मर के बैठ जाए। दिस कैन बी वेरी डेंजरस। ओके, हाँ, सीधा आते हैं दोस्तों पिलर्स ऑफ द स्टेट में। ये पैराग्राफ अच्छा है, इसको मैं पढ़ के आपको समझा देता हूं। To know is to able to control. We must unceasingly demand that we be enabled to know the facts of the situation. China is criticized for having kept the truth of the virus and its fallout concealed. We do not have to invite the same charge. हाँ, देखिए, चीजों को जान लेना चीजों से लड़ने के बराबर माना जाता है। इसीलिए चीजों की अगर समझ होगी तो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। यहां पर यह बोला जा रहा है कि जिस तरह चाइना पे हम आज बहुत बुरा यानी एक दृष्टिकोण रखते हैं कि चाइना ने दुनिया से ये वायरस के बारे में छुपाया, चाइना ने अपने लोगों को भी इस वायरस के बारे में ठीक से नहीं बताया। सही बात है भैया, कहीं ये इल्जाम भारत पे भी ना लग जाए कि वो अपने लोगों को कुछ बताना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए चीजों को आज समझना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट नॉलेज शेयरिंग हैज टू बी द एग्जीक्यूटिव्स ड्यूटी प्रिविलेज। वी नीड टू नो all that needs to be understood about the epidemic, the economic contraction and the situation on our borders with China. This is ineluctable। कहने का मतलब यह है कि नॉलेज शेयरिंग, ड्यूटी, प्रिविलेज, इन सब बातों को हमको समझना होगा। इस एपिडेमिक और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हर बात हमको समझनी होगी, ताकि आने वाले समय में हमको ये समझ में आए कि देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, भारत और चीन की चल रही लड़ाई या फिर ये कोरोना। इज द नेशन रेडी और इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉस्ट ऑफ एक सेकेंड, नॉट टू बी रूल्ड आउट वायरस प्लस वॉर चैलेंजेस। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लेखक साफ साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के डेट में समस्या क्या है कि हमें वायरस से भी लड़ना है, हमें वॉर से भी लड़ना है। तो वायरस प्लस वॉर वाला चैलेंज हमारे सामने आ चुका है। The agreement reached on September 11 between our External Affairs Minister S. Jaishankar and Foreign Minister of China Wang Yi is a heartening step and may well have brought the countries back from the brink. But should the Moscow consensus
failed to last. Ballistics could well boom across the border. War and viruses make a deadly cocktail. World War One, we may remind ourselves, coincided with 1918-1920 pandemic. Infected Indian troops returning from the front carried the flu deep into towns and villages in India, killing 14 million to 17 million Indians. देखिए कितनी अच्छी बात है। ये बोला जा रहा है कि 11 सितंबर को, आज से कुछ दिन पहले, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइना के विदेश मंत्री वांग ई के बीच में जो बैठक हुई और उसमें जो कदम उठाए गए, उसने हमको जैसे ब्रिंक से वापस ला दिया। ब्रिंक से वापस लाने का मतलब युद्ध की कगार पे जो एक दूसरे को घूर के हम खड़े थे ना, तो वहां से कहीं ना कहीं हम लौटने लगे। तो ऐसा लग रहा है कि परिस्थिति शांत हो जाएगी। लेकिन रशिया में, मॉस्को में जो बात हुई थी भारत और चाइना के बीच में, वो तो फिर से फेल हो गई। तो वहां का अगर एग्जाम्पल ले तो ऐसा लगता है कि परिस्थिति अभी भी गंभीर है। लेकिन ये दोनों ही उदाहरणों में हमें ये समझना होगा कि युद्ध के बाद पेंडेमिक फैलता ही रहता है, और पेंडेमिक के बीच में अगर युद्ध हो गया तो डबल महामारी आती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है विश्व युद्ध नंबर 1, जब भारत के कुछ सोल्जर यूरोप में गए थे लड़ने के लिए और लौटते समय वो वहां से स्पेनिश फ्लू लेकर आए, जिसके वजह से भारत में 14 से 17 मिलियन लोगों की मौतें हो गई, जो कि इसमें बताया गया है। We need to know, and the executive needs to tell us details of the likely cost in terms of public health, public finance of such a war. The situation of the India-China border needs today not the dangerous diversions of jingoism, but pragmatic diplomatic engagement with the country being taken into confidence about it. Okay, कहने का मतलब ये है कि लोग अपना ध्यान पूरा का पूरा कोरोना में लगाएं और लोग इसमें से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से जागरूक रहें। इसके लिए सरकार को सामने आना पड़ेगा। सरकार इंडिया चाइना बॉर्डर की बातें करके हमारे कोरोना के डेंजर को डाइवर्ट नहीं कर सकती। बड़ी बड़ी बातें करके, देशभक्ति की बातें करके हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटका सकती, बल्कि हमें आत्मविश्वास के साथ चलाने के लिए उनको हमें कोरोना से कैसे लड़ना है उसके ऊपर बातें करनी चाहिए। कितनी बढ़िया बात बोली है। देखिए, in parliament, and this where the second pillar of legislature comes in a salutary half step forward. Our parliament is currently meeting physically for a fortnight. This amounts to the half of the duration of the normal session. Still, given our virus concern, this move is gratifying, but session of the house are one thing, the spirit of the house is another. Doing away in our parliament of question hour and MP's greatest chance to elicit information is a matter of great regret. देखिए, ये बात अच्छे से बताने की कोशिश की गई है कि भाई हमारा जो पार्लियामेंट है वो कोरोना के काल में भी काम कर रहा है। हम बहुत शुक्रगुजार है कि भैया आप कम से कम काम तो कर रहे हो। आप बहुत कम काम कर रहे हो, रेगुलर दिन में जितना आप किया करते थे रोज पार्लियामेंट में बैठ के जो कुछ होता था उससे आधा ही काम हो रहा है, पर तब भी हम सुखी हैं कि चलो आप कोरोना में कर तो रहे हो। लेकिन लेखक ने एक बात बोली है कि काम करना और काम के प्रति सतर्कता और जागरूक रहना, इसमें फर्क है। काम करना तो कोई भी कर लेता है, एक सरकारी आदमी भी जब दफ्तर में बैठता है तो कुछ ना कुछ काम करता ही है, लेकिन सबको पता है कि इच्छा शक्ति काम की और एक दृढ़ निश्चय से काम करना वो अलग होता है। तो अभी हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे मंत्री कितनी अच्छी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं भगवान जाने। और ऊपर से क्वेश्चन आवर भी बंद हो गया है, तो जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जो सवाल पूछ पूछ के पैसे ऐंठते थे उनके लिए भी अब बेड़ा गर्क हो चुका है। बट अदर वर्स फेट्स कैन बिफॉल पार्लियामेंट। देयर वाज नो लेजिस्लेचर worth the name during the British Raj, and yet such of it as is there was the Imperial Legislative Council in Delhi did grave disservice to Vox Populi। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, देखो, Vox Populi। Vox Populi का मतलब होता है कि जितनी भी ऐसी पब्लिक है, बहुत सारी मास में पब्लिक, उनका एक ओपिनियन ले लेना किसी चीज से रिलेटेड। ओके, द एनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स ऑफ 1919, पॉपुलरली नोन एज द राउलेट एक्ट, पास्ड बाय द काउंसिल ऑन मार्च 18, 1919, वाज ऑस्टेंसिबली टू सबवर्स द वॉर एफर्ट, बट इन इफेक्ट
curbed individual liberties, notably those relating to the freedom of assembly and speech. यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राउलेट एक्ट एक जमाने में जो आया था 1919 में 18 मार्च को, उसको दबाने के लिए जब लोग सड़क पे उतरे और उसके बाद जालियांवाला बाग कांड जो हो गया जिसमें लोगों की आवाज दबा दी गई और भड़बड़ भड़बड़ लोगों को गोलियां मार दी गई, वो वाला इंसिडेंट जो था वो कहीं ना कहीं लोगों की फ्रीडम, उनकी स्पीच, उनकी उनकी यानी स्वतंत्रता को गला घोटकर मारने के लिए उठाया गया था। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज उस तरह की परिस्थिति दोबारा ना बन जाए अगर समय रहते चीजों को ठीक ना किया गया तो। द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975-1977 will recall got the approval of the parliament of the day. The greatest vigilance and the prudence is required of parliaments today. Rowlatt-like ideas can occur at a time when the country is facing an unprecedented epidemic, a worse than ever economic contraction and the growling of war. कहने का मतलब ये है कि 1975 से 1977 के बीच में जब इंदिरा गांधी के जमाने में इमरजेंसी लगा दी गई थी, तब भी इसी तरह से आवाज घोट दी गई थी, गला घोट दिया गया था हर किसी का, और लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। आज वो सिचुएशन भले ना हो, लेकिन आज जो कुछ परिस्थिति बनी हुई है उसमें यही हो रहा है कि लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, सब चुप बैठे हुए हैं, और वैसी ही परिस्थिति या उसी लेवल का डेंजर महसूस होने लगा है। राइट, आखिरी का पार्ट पढ़ते हैं, हश ओवर इंस्टीट्यूशंस। This is where the third pillar and the judiciary comes in. Vital matters before it, such as Article 370 of the Constitution, the Citizenship Amendment Act, and the habeas corpus petition in the Jammu and Kashmir High Court, gave it the chance to show its autonomous mind, its independence, and in short, to speak up. Few words are needed to say what needs to be heard, like Justice D.Y. Chandrachud's when he said, memorably, dissent is a safety valve of the democracy. A viral stillness hovers really over the institutions of state. It threatens to smoother their bread and by so doing ours as well. With the fourth estate leading, we the people of India needs become our freedom's life support. कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 370 जब हटाया गया था और जब जम्मू कश्मीर में यानी दोबारा से यानी इंडिपेंडेंटनेस लाई गई आर्टिकल 370 हटा के, तो तब यही हवाला दिया गया था कि लोगों में आजादी होनी चाहिए, उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए। किसने बोला था ये? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है एक जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ ने, उन्होंने बोला था, और उन्होंने ये भी बोला था कि डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत प्यारी लाइन है। डिसेंट का मतलब होता है विद्रोह, विरोध, और डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र में किसी चीज का विरोध किया जाए तो होता यह है कि जो मामला भड़क कर बहुत डेंजरस हो सकता था, उसको एक एग्जिट वॉल मिल जाता है, एक पाइपलाइन रिमूव, गुब्बार जो भर जाता है गुस्से का, उसको बाहर निकालने के लिए एक एग्जिट वॉल मिल जाता है, वो होना ही चाहिए। डिसेंट इससे पहले भारत में बहुत से आ चुके हैं। अन्ना हजारे ने जो किया था वो एक डिसेंट है, नमक सत्याग्रह जो गांधी जी ने किया था वो भी एक डिसेंट है। तो इस तरह की चीजों से डिसेंट लाया जाना चाहिए और उससे देश में अब बोलने की स्वतंत्रता और जानकारी पाने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। राइट, क्योंकि हम वो फोर्थ एस्टेट हैं जिनको फ्रीडम मिलनी चाहिए लाइफ सपोर्ट के लिए। ये है पूरा का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको ये समझ में आया और उम्मीद करता हूं कि आपने इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीखा भी। तो आपको ये आज का आर्टिकल कैसा लगा जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताइएगा। थोड़ा गंभीर मुद्दे पर था, इसीलिए आज इस आर्टिकल को हमने बिना किसी भी तरह के यानी एक सीरियस वे में ही कंप्लीट किया है, बाकी कोई भी इसमें हलाबलू हमने इसमें नहीं किया है। सो उम्मीद करता हूं कि यू हैव लव्ड द आर्टिकल टुडे। और जाने से पहले आपको जरा वोकैबुलरी में बता देता हूं, ये रहे आज के वोकैबुलरी के वर्ड्स, तो आप जरा इनको एक बार ठीक से देख लीजिए। ये है सारे के सारे आज के आर्टिकल में से निकाले गए वर्ड्स। टॉर्मेंट, टॉर्मेंट का मतलब होता है सीवियर एंड फिजिकल मेंटल सफरिंग। प्लेग, स्प्राइट, एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। स्मिटन, स्मिटन का मतलब होता है किसी एक जगह का बहुत बुरी तरह से प्रभावी हो जाना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है किसी चीज का गिरना। ड्विंडल का मतलब होता है दिन ब दिन कम पड़ना। प्री एमिनेंस, प्री एमिनेंस का मतलब होता है बिग फैक्ट जो कि हर चीज के ऊपर आए, जैसे कोरोना एक प्री एमिनेंस है। हॉलोइंग, हॉलोइंग का मतलब होता है अंदर से खाली।
अनसीजिंगली, जिसको रोका ना जा सके, जो कि सीज ना किया जा सके। कंसील्ड, जिसको छुपा कर रखा गया है। ब्रिंक, ब्रिंक यानी किनारा, नदी का किनारा जहां से अब पानी शुरू हो जाता है, जमीन खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं ब्रिंक। सेल्यूटरी, सेल्यूटरी का मतलब होता है जो अच्छे असर लाए, अच्छी सेहत लाए। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, प्लेजर। इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इवोक या ड्रॉ आउट, चीजों को बाहर निकाला। वॉक्स पॉपुली मैंने अभी अभी बताया, इसका मतलब होता है लोगों का विश्वास, लोगों का मत, लोगों का किसी एक चीज पे ओपिनियन। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है विद्रोह, डिसएग्रीमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वोकैबुलरी का पार्ट भी कंप्लीटली समझ में आया और आज का ये आर्टिकल भी आपको ठीक से क्लियर हो पाया है। ऑल राइट गाइस, तो चलिए जाते जाते आपको जरा अच्छे से थैंक यू बोल दें। ज्ञानबाजी पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक, इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज्ञानबाजी पर आने वाले दिन में हम बहुत ही पावर पैक सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो तब तक ज्ञानबाजी पर बने रहिए। कल दोबारा फिर से एक बार मुलाकात होगी किसी अच्छे आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज प्लीज अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू देन, गुड बाय एंड टेक केयर।